गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 4 नवंबर है और आज का जो टॉपिक और सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, स्पेशली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का, या फिर आप डीजीएमएस का सरदार का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, या फिर आप कोल इंडिया का जो एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग का सिलेबस का कोर्स देखा जाए तो कोर्स का लगभग 50% के आसपास कोर्स लगभग खत्म हो चुका है। अभी जो बच्चे पुराने जून से जो क्लास कर रहे हैं, नए बच्चों के लिए हो सकता है उन लोग के लिए तो 1 महीना का क्लास हुआ है तो उन लोग को उतना नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे जून से क्लास कर रहे हैं तो मोटा मोटी 50% प्लस कोर्स खत्म हो चुका है। तो ये जो टाइमिंग है, दिस टाइम, यहां से क्या होता है, एक अलग तरह का क्लास स्टार्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। बहुत सारा जगह इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप कोई हाई लेवल का तैयारी करोगे ना, जैसे आईएएस लेवल का या फिर एसएससी सीजीएल का, रेलवे बैंकिंग का, तो वहां पे आपको अलग तरह से तैयारी करवाने का हर एक लेवल होता है। तो अभी हम लोग क्या करें, एक नया लेवल, नया स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी से क्या होगा ना, हम लोग हर तरह का क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे, हर तरह क्वेश्चन को जानेंगे। जैसे आप नोटिस करेंगे, जो बच्चा होता है 6 महीना 7 महीना होने के बाद माँ क्या करती है, बिना दांत आए उसको थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल खिलाती है, ठीक है। उसका पाचन शक्ति, बाकी चीज को टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए। तो हम लोग भी अभी क्या करेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, जानेंगे कि हम लोग का तैयारी कितना है, किस लेवल का है और डायरेक्शन सही है कि नहीं। एक ब्लाइंड की तरह हम लोग फॉलो करेंगे, क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कितना हमसे सॉर्ट आउट होता है। अगर 70-80%, अगर जैसे मान लीजिए मेरा सिलेबस 50% कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, और उसमें से अगर 50% 60% अगर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं किसी भी पेपर का, तो इसका मतलब कि हमारा तैयारी ठीक ठाक है, हम सही ट्रैक पे। और अगर नहीं कर पा रहा है, अगर 30% सॉल्व हो रहा है, 40% सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब या तो टीचर झूठ बोल रहे हैं या फिर मेरी तैयारी सही नहीं है, या तो स्टूडेंट की तैयारी ठीक नहीं, या फिर टीचर झूठ बोल रहे हैं कि कोर्स खत्म हो गया। अगर कोर्स खत्म होगा तो उतना कोर्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल चैलेंज, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, जितना भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होना, तो सॉल्व करेंगे। क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचिता दे दूंगा साफ साफ, ये भी कि देखो, कोर्स में जो चीजें जो पढ़ाई गई है ना, जैसे कि हम लोगों का पुराना, जो ये बच्चे जून से जो क्लास कर रहे हैं, वो मेथड, वेंटिलेशन, सपोर्ट, शॉर्ट फायरिंग, ठीक है, और ओपन कास्ट का पूरा मेथड, ये 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। रूल इस बार खत्म हो गया और एक्ट का लगभग खत्म हो चुका है। तो ये 6 चैप्टर के अलावा अगर कुछ नया चीज मिलता है, सपोज जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो फायर से कुछ मिल गया, सर्वे से कुछ मिल गया, कुछ प्लान एंड सेक्शन से मिल गया, कुछ डस्ट से कुछ क्वेश्चन आ गया, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको आंसर जान के या फिर बिना आंसर भी जाने हम लोग क्या करेंगे, उसको बाईपास करेंगे, उससे बचने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको हम लोग कोर्स में पढ़ना ही है, जानना ही है। आंसर एटलीस्ट जान लेंगे कि आंसर क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्किप करके उसको आगे की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, उसी में उलझ के रह जाएंगे। पूरा को पूरा जो क्वेश्चन का सेट है, जिस चीज को सोच के आता हूं कि हाँ इतना पढ़ाना है, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो ये सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पर ज्यादा डिस्कशन ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जस्ट उसका आंसर को रीड कर लेंगे, जान लेंगे इसका आंसर ही होना चाहिए। तो आज का टॉपिक और सेशन हर दृष्टि से, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हो, सरदार का टेस्ट कर रही है, और आज का क्वेश्चन में आप भी ईमानदारी से क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर देखोगे कि आपको उसका आंसर सच में ज्ञात था या नहीं, ठीक है, उसका आंसर ज्ञात था कि नहीं, आप इस चीज को नोट डाउन करोगे। मैं 2 चीजों से बचने का प्रयास करूंगा। एक, जैसे कि मान लो कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो इसका पेपर और ये होगा, तो मैं ग्रुप में चाहता हूं कि मैं ग्रुप में, हो सकता है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं कि किस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहां से क्या होगा, आपको लगभग दिखने लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। पर समस्या है कि आप लोगों के पास ये भी है कि अगर ग्रुप में देखोगे तो फिर ये आपका टीचमेंट में क्लास कैसे करोगे। तो ठीक है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा क्वेश्चंस को। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपना फी जो पेमेंट है वो कर दिए हैं, सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, जिनका फी ड्यू है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फी 10 तारीख तक पेमेंट कर दें। जिनका फीस ड्यू है, नवंबर महीने का ड्यू पेमेंट कर दें। और जिनका अक्टूबर महीने का फी है, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि आप अपना फी या फिर एक मैसेज जरूर छोड़ो कि हाँ सर, ये प्रॉब्लम के कारण मेरा डिले हो रहा है, नहीं तो आपको क्लास में फिर रहने नहीं दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर आप क्लास कंटिन्यू करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो क्लास के प्रति, और आपका फी अक्टूबर महीने का भी ड्यू है, तो जरूर एक मैसेज कम से कम छोड़ दो कि सर इस कारण से हम फी नहीं दे पा रहे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, फिर हम लोग उस पर कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे। चलो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का फी हो गया नवंबर वाला, आप पे कर देना। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टुडेज डिस्कशन क्लास जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन भेज दूं? चलो ठीक है, क्वेश्चन को शेयर कर देता हूं मैं, जो क्वेश्चन को बनाने वाला हूं। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, मैं क्वेश्चन को शेयर कर देता, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन यहाँ, मैं ऑफिशियल ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, माइन ऑफिशियल दोनों ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। चलो, अरे यार,
एक ही ग्रुप में जा रहा हूँ, ऑफिशियल ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल ग्रुप में रहने से क्या होगा कि एक जगह रहेगा, ये माइंड पोर्टल का दिया हुआ बच्चों द्वारा सेंड किया हुआ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले, जानने वाले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी चीज का तैयारी करो ध्यान में रखना, जैसे आज कुछ बच्चे लोग को लगे कि सर ये तो डीजी में सरदार का क्वेश्चन आया है, नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है माइंड, है ना। कोई भी क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं ले सकते, डीजीएमएस वाला तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोल इंडिया में जो क्वेश्चन सेट करेंगे उनको डाउट होगा कि हम सही बना रहे हैं ना गलत, लेकिन डीजीएमएस का सवाल पे कोई सवाल खड़ा कर पाना उतना आसान नहीं है। तो डीजीएमएस का जो सवाल है ना उसको आप मतलब आंख मुंद करके उस पर ट्रस्ट करके लोग उस क्वेश्चन को कॉपी कर ही सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अच्छा एक सवाल आप लोगों से, जो डीजीएमएस में क्या 5 ऑप्शन रहता है? डीजीएमएस में 5 सवाल रहता है, 5 ऑप्शन रहता है क्या डीजीएमएस वाला एग्जामिनेशन में? 5 ऑप्शन होता है क्या डीजी में? अरे ऑप्शन कितना रहता है? एबीसीडी 4 होता है ना, 5 होता है? 5 होता है क्या? हाँ 5 होता है। अच्छा एक बात और, एक बच्चा हमको सिलेबस 5 ऑप्शन होता है ना, ठीक है। और इसमें 50 पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि एक बच्चा मुझे सिलेबस सेंड किया, सिलेबस को मैं एक बार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक और सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फुल्ली डीजीएमएस वाले बच्चों के लिए स्पेशली, तो उन लोगों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूं आज का क्लास। तो मैं आप लोगों के सामने एक और बात रखना चाहता हूँ, इस चीज को देखो तो सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, क्या ये टॉपिक आप लोग का सिलेबस का एक बच्चा मुझे सेंड किया, ठीक है, कहाँ गया? हाँ ये वाला सिलेबस है, उसमें आपका सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द सरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एनेक्चर 1 में दिया हुआ है मेथड ऑफ माइनिंग, रूफ साइड, ठीक है, प्लेस ऑफ रोडवेज वगैरह दिया हुआ है, मेथड ऑफ टिम्बरिंग, सेटिंग ऑफ सपोर्ट, रूफ बोल्टिंग वगैरह। देखो ये सब आप पढ़ चुके हो। सेफ्टी इशू रिगार्डिंग द स्टोइंग, ठीक है, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज, अनकंसोलिडेटेड मास, ये वाला सिर्फ वाटर बॉडी के पास नहीं पढ़े हो लेकिन बाकी हो चुका है। एग्जामिनेशन ऑफ सम बाकी है, शॉर्ट फायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव पढ़ चुके हो, वेंटिलेशन माइन गैसेस खत्म हो चुका है, सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, डेवलपमेंट पिलर, वर्किंग एट हाइट, मैनुअल ओपन का मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है, ये सब आपका हो चुका है। हैवी मटेरियल्स, हैवी आपका मशीनरी एंड हैवी मशीन्स बाकी है, थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द रिक्लेमिनेशन ये कर चुके आप लोग, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बाकी है, प्रोविजन ऑफ द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, रूल्स बायलॉज, माइंस एक्ट 1952 रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय, ठीक है, ये सब रूल्स रेगुलेशन और एक्ट तो आप कभी अभी खत्म किया, राइटिंग रिपोर्ट बचा हुआ है। तो मोटा मोटी जो सिलेबस ऑफ कंटेंट है बाबू, जो मैंने आपको सामने बताया लगभग 10-12 चैप्टर्स था, इसमें से लगभग 80% प्लस आप कवर कर चुके हो जितना भी है। हम लोग क्या करते हैं, आप सवाल को लेते हैं, सवाल से अपना क्वेश्चन को लेते हैं ताकि जान पाइए, सब बच्चा अपना कॉपी में नंबर लिखेगा, सॉल्व करने के लिए तरीका को जान लेगा कि हाँ ये टॉपिक्स है, कि इतना इतना मेरा नंबर आ रहा है, हर बच्चा करेगा ईमानदारी से, ठीक है ना। इसमें देखो किसी को दिखाना नहीं है कि सर मैं ज्यादा नंबर लाया, मैं कम नंबर लाया, कोई सुनिए, आपको अपना ईमानदारी से रखना है कि सर मेरा इतना नंबर आया, मेरा इतना कम आया, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास में जो बच्चे हैं वो कितना परफॉर्मेंस मेरा पढ़ाने का, जो मैं पढ़ाया हूँ कितना मैं ठीक तरीके से पढ़ाया हूँ। और सबसे सरप्राइजली बात यह है कि क्वेश्चन मुझे आज ही मिला है, आज ही मुझे एक बच्चा सेंड किया है, एक दिन 2-4 दिन पहले भी मिला था, पर मैं आज ही इसको देख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ डस्ट सेल बी रिड्यूस्ड बाय। एक काम करता हूं, मैं लैपटॉप में खोल लेता हूं, मोबाइल से देख के थोड़ा करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, लैपटॉप मुझे ऑन करना ही पड़ेगा, इसमें ठीक से दिख रहा नहीं, मैं लैपटॉप में ऑन कर लेता, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है भाई, पहला सवाल का क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ डस्ट सेल बी रिड्यूस्ड बाय। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन 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 ऑफ डस्ट, डस्ट का प्रोडक्शन सेल बी रिड्यूस्ड बाय, सेल बी रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय। तो डस्ट का प्रोडक्शन किसके द्वारा कम किया जा सकता है, क्या तरीका है जिससे कम किया जा सकता है, ठीक है, कम होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्लंट बीट, मैं नहीं लिखता हूं, आप लोग सिर्फ बोल समझ लेना, अच्छा लिख देता हूं, ब्लंट बीट मतलब बीट क्या है, ब्लंट मतलब होता है जो बीट क्या हो, भोथर हो, खराब हो, ठीक है। लैक ऑफ वाटर स्प्रे, लैक ऑफ वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे का कमी, देखो ध्यान सुनो, ब्लंट बीट मतलब धार बीट में नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाटर स्प्रे का कमी। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, बोला है फ्लशिंग विथ वाटर, FLUSHING, फ्लशिंग विथ वाटर, अगर पानी से हम लोग फ्लश करेंगे तो पानी का मतलब स्प्रे करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो डी नंबर में क्या बोल रहा है, डी नंबर बोला यूज ऑफ शार्प बीट, यूज ऑफ शार्प बीट, शार्प, इसमें 5 ऑप्शन होता है याद रखना, ठीक है, शार्प बीट, यूज ऑफ शार्प बीट, ठीक है। और ऑप्शन ई में दिया हुआ है बोथ, सी एंड डी, बोथ, बोथ क्या दिया हुआ है, सी एंड डी। अब आप में से कोई बच्चा बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, क्या आंसर होगा भाई, ई ऑप्शन होगा। क्यों ई होगा, देखो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह का सवाल क्या है, ये एक तरह से डस्ट से रिलेटेड सवाल है, डस्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें भी जानेंगे, लेकिन बहुत सारा सवाल का आंसर आप ऐसे सोच के भी दे सकते हो। बोलो प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय, तो डस्ट का प्रोडक्शन किसके द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग डस्ट का प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। फ्लशिंग वाटर, अगर वाटर स्प्रे करोगे तो भी डस्ट कम बनेगा, और साथ में अगर बीट को अगर शार्प रखोगे तो तेज के कारण क्या होगा, बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर बीट धार है तो ज्यादा डस्ट बनेंगे, नहीं, बीट अगर ब्लंट हो ना, धार कम हो तो डस्ट ज्यादा बनता है, धार अगर हो तो डस्ट कम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बीट ये होना चाहिए। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, जैसे हम लोग होमोट्रोपल वेंटिलेशन अरेंजमेंट करेंगे। होमोट्रोपल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में एयर और तुम्हारा मटेरियल का फ्लो होता है, तो होमोट्रोपल भी एक तरह से सहयोग करेगा डस्ट कम फॉर्मेशन में। इसके अलावा कुछ और तरीका है, रेगुलर बेसिस पे क्या करना, हमको वाटर स्प्रे को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा और स्टोन डस्टिंग करते रहना पड़ेगा, उससे भी क्या होगा, जो डस्ट होगा कम बनेगा। साथ ही साथ जहां पे मेरा क्या होता है, जहां पे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट होता है, वहां पर हमको प्रॉपर वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर हॉपर जैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे बेल्ट कन्वेयर है, एक बेल्ट से दूसरा बेल्ट में जा रहा है, तो वहां पे मतलब इन अगर वो ऐसा सिस्टम रहे कि पूरी तरह बंद रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब कोई, जैसे मान लो एक कन्वेयर है, इमेजिन करो, जैसे मान लो एक कन्वेयर है, इसके नीचे एक कन्वेयर है, तो यहां से इसमें गिरा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये ओपन है तो डस्ट ज्यादा ही पर बनेगा, है ना। लेकिन इस जगह पे अगर हम इसको ऐसा सिस्टम बना दे कि एक चैम्बर इसको बंद कर देते हैं, तो उस केस में डस्ट क्या होगा, कम बनेगा। तो ये सारा टेक्निक्स लगा के हम लोग डस्ट का प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं माइंस में, ये सारा तरीका होता है। इसके अलावा जितना भी मूविंग एपरेटस पार्ट्स होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करवाना है। जैसे मान लो पोलिश ट्रैक हो गया या फिर कन्वेयर का जो रोलर हो गया, उसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना होगा, ठीक है। मशीन का जो मूवमेंट है, जहां से डस्ट का जनरेशन होता है, उसको ठीक ठाक मतलब उसको कम करना पड़ेगा। ब्लास्टिंग के बाद प्रॉपर वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट कर दो। तो ये सारा चीजें टेक्निक्स को अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डस्ट का प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। यहाँ 2 ही 3 बात था, हम और भी पॉइंट इसको जोड़ के आपको बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। देखो जितना डिस्कशन हो पाएगा क्लास का, हर एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा ओवर ऑफ स्लोप एंगल। ये क्वेश्चन को हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको खुद बताना है। बोल रहा ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें 2 टर्म दिया हुआ, देखो ये जो सवाल है ना, सवाल जो है 2 टर्म दिया हुआ है, ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है, वेयर द बेंच एक्सीड 30 मीटर, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, वेयर बेंच, तो बेंच ओवरऑल स्लोप एंगल तो तभी होगा जब बेंच 30 मीटर ज्यादा होगा, है कि नहीं। ओपन कास्ट में पढ़ा है ना, एक्सीड 30 मीटर। तो इस केस में देखो 2 डिस्टेंस आता है, जैसे मान लो इस केस में बेंच कैसे बन रहा मेरा, वो इस तरह से बेंच बन रहा है ना, बन रहा ना। तो हम आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, 2 तरह का डिस्टेंस होता है, एक होता है आपको हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो अगर आप बोलो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो मैंने आपको बताया था, आपको अगर अच्छे से याद होगा, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो क्या था। वर्टिकल हमेशा कितना होगा, क्या होगा बाबू, क्या था मैंने बताया था, बताओ आंसर बताओ क्या था, 1, वेरी गुड, 1:2 क्या हो जाएगा, 1.5, ये रेशियो में था। अब ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, हाँ बोलो, अच्छा ठीक है लिखता हूँ, सुनो ना, हेलो हेलो, जूम करो स्क्रीन को ना, जूम करो, जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ स्क्रीन को जूम करो, हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों को स्क्रीन छोटा दिख रहा है ना, आपके पास एक ऑप्शन है जूम करने का, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, है ना, ऐसा सुविधा है। आपको लग रहा है छोटा दिख रहा है, अरे स्क्रीन जूम करो, आपको जूम का ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आप ईमानदारी से देखना आप कितना बना पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर, स्ट्रेचर का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपके पास सवाल होगा बाबू, आप देख पा रहे होगे, स्ट्रेचर STECHER, ठीक है, स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन क्या देगा, देखो ध्यान से, ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज फॉर, स्ट्रेचर का यूज किस लिए करता है, ऑप्शन है फॉर कैरिंग द गुड्स, गुड्स का मतलब सामान होता है ना। अब डंपर में देखना लिखा रहता है गुड्स एंड कैरियर, कैरिंग ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स सामान को ढोने के लिए, ऑप्शन भी बोला है फॉर कैरिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट को ले जाने के लिए, सी ऑप्शन में मतलब फॉर कैरिंग ऑफ कोल, कोयला को ढोने के लिए, ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो कौन गधा है जो इसका आंसर गलत मारेगा, बताओ तो। ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन गलत मारेगा, सिंपल बात है, क्या कोयला ढोएंगे कैरी उसका स्ट्रेचर में, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पेशेंट के लिए यूज होगा ना, है ना, पेशेंट के लिए होगा, किसका इस्तेमाल होगा भाई,
पेशेंट के लिए होगा, है ना, पेशेंट, PITIENT। पेशेंट को सिर्फ ले जाने के लिए हम लोग केवल स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाइंस रूल में लिखा हुआ है। ऐसा सवाल क्यों दिया, सवाल यह था कि सर ऐसा सवाल क्या मतलब इसका, बाबू माइंस रूल में लिखा है ना, स्ट्रेचर इज ओनली यूज फॉर फॉर पेशेंट के लिए यूज होगा, ओनली फॉर पेशेंट। साथ ही साथ जो रूम होता है फर्स्ट एड रूम, वो केवल और केवल फर्स्ट एड रूम पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कभी तुम देखता सरफेस पे एक फर्स्ट एड रूम बना हुआ है, उस रूम को 2-4 दिन बाद देखे दुर्गा पूजा, काली पूजा हुआ, तो काली पूजा के दिन हम क्या किए, उस रूम में लाके मिठाई रख दी, ठीक है। फिर मान लो कि विश्वकर्मा पूजा हुआ, तो पता चला कोई आदमी को सोने का जगह नहीं, वहीं पर बैठा दी, नहीं। फर्स्ट एड रूम इज ओनली यूज फॉर द ओनली द पर्पस टू डू द फर्स्ट एड एंड नथिंग एल्स। केवल और केवल फर्स्ट एड करने के लिए, देने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी जगह इस्तेमाल नहीं। सिंपल बात। उसी तरह स्ट्रेचर का इस्तेमाल केवल और केवल पेशेंट को लेटाने के लिए होगा। अब तुम अक्सर एक बात देखता होगा, धोरी खास वाला बच्चा लोग अक्सर देखता होगा कि फर्स्ट एड जो स्ट्रेचर है वो तुम्हारा पंप के पास रखा हुआ है और पंप खलासी उसमें मस्ती से सोया बैठा रहता है, ये होता है। लेकिन वो जो फर्स्ट एड जो स्ट्रेचर है ना, वो क्या है कि मतलब एक तरह से स्ट्रेचर तो ठीक ठाक है, लेकिन वो गलत है। स्ट्रेचर को हमेशा खड़ा करके रखना है, उस पर कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं। इवन तुम भी ट्रेनिंग में जाकर बैठा होगा कभी ना कभी स्ट्रेचर के ऊपर, अरे कुछ नहीं मिल रहा बैठने के लिए, चलो स्ट्रेचर पे बैठ गया थोड़ा, है ना, वो तरीका सही नहीं है। वो केवल पेशेंट के लिए होता है, पेशेंट पर्पस के लिए यूज होगा। चलो नेक्स्ट 4 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग गैलरी इज यूज्ड इन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ब्लास्टिंग गैलरी। देखो मैंने क्या ऐसा सवाल नहीं बताया आपको, गैलरी इज यूज्ड इन, देखो यूज्ड इन। सवाल जब तुम पढ़ोगे ना, तुमको एहसास होगा यार ये तो सवाल वही है, सर तो प्लानिंग करके पढ़ा रहे हैं कि जो सवाल है, जो सर पढ़ा रहे हैं वही सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं, या फिर वैसा सवाल पूछ रहे हैं जो जानबूझ के आसान है। बाबू आसान नहीं है, तुम लोग का एबिलिटी ना बढ़ गया है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या रीजन है इसके पीछे। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थिन सिम के लिए, थिक सिम के लिए, ओपन कास्ट के लिए, हाइड्रोमाइनिंग के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो ब्लास्टिंग गैलरी किस में इस्तेमाल होता है, एकदम मोटा मोटा अक्षर में मैंने हेडिंग करके पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया कि नहीं। बी ऑप्शन होगा, एकदम थिक सिम होगा। आप आंसर को ना थोड़ा टाइप भी करना, ठीक है। क्या होगा इसका जवाब, थिक सिम के लिए इस्तेमाल होगा। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड क्या होता है, थिक सिम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थिक सिम के लिए हम लोग का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी यूज ऑफ एक्सप्लोडर इज एक्ट एज ए, ठीक है, एक्सप्लोडर का, ठीक है, एक्सप्लोडर का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी, देखो वर्ड प्राइमरी वर्ड जोड़ा हुआ, प्राइमरी यूज ऑफ एक्सप्लोडर, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइमरी यूज एक्सप्लोडर का क्या है, ऑप्शन है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, थोड़ा मैं मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं तो कुछ कुछ वर्ड मिसिंग जैसा होगा, ठीक है, पर तुम लोग समझ जाना, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है, ठीक है, इग्निशन एजेंट, इग्निशन एजेंट का काम करता है, इग्निशन एजेंट का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है क्रॉस लिंक एजेंट, क्रॉस लिंक एजेंट का काम करता है, क्रॉस लिंक एजेंट, है ना। इसमें ये जो पॉइंट आया ना, ये मुझे नहीं पता, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, LINK, ये मेरे लिए अननोन वर्ड है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। क्रॉस लिंकिंग एजेंट मैंने एक बार पढ़ा था, जो ब्रिज का काम करता है, दो चीज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, वो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एग्जैक्टली नहीं है। ऑल ऑफ दिस है, ऑल है, और ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ A एंड C, ठीक है, ई में दिया हुआ बोथ A एंड C, बोथ A एंड क्या दिया हुआ C, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर ना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं इसको नहीं मारूंगा। देखो अगर यहाँ पे बोथ A एंड C नहीं होता ना, तो मैं आंख मूंद करके A मार देता हूँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि क्रॉस लिंक एजेंट भी लिखा हुआ है और उसमें ये बात नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे प्राइमरी वर्ड है ना, तो कहीं ना कहीं हो सके जिसका ए आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, ए आंसर हो वर्ड है प्राइमरी यूज ऑफ एक्सप्लोडर, मतलब मुख्य रूप से एक्सप्लोडर का इस्तेमाल क्या होता है, तो केवल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है नहीं। तो ये है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बोलूंगा, एक बार मैं इसको सर्च करूंगा कि क्रॉस लिंक एजेंट का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, या फिर देखो ऑल जैसा भी लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं पहले चेक करूंगा इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं बताऊंगा। अगर किसी के पास कंफर्म इसका आंसर की है तो मुझे भेज दे कि हाँ सर ये इसका आंसर मेरे पास की है, ये आंसर की दिया हुआ था। है किसी के पास आंसर की, है किसी के पास आंसर की, तो शायद हो सके तो मैं आंसर में भी देख लूं क्या इसका आंसर क्या है, नहीं है ना, इसका आंसर की नहीं है, नहीं दिया था, नहीं दिया था आंसर की। टीजीएमएस वाले बच्चे किसी के पास आंसर की है, एनीबॉडी, इसको ना मुझे चेक करना होगा। चलो ठीक है,
कोई इशू नहीं है, रहने दो, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन बाद हो गया। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बाद हो गया। तो 5 सवाल को नहीं जानते, ऐसा इसमें समझ में नहीं आएगा कितना परसेंट हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना परसेंट नहीं आ रहा है। 2 4 10 सवाल सॉल्व करेंगे, फिर एक बार एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों ने कितना परसेंट सवाल को सही सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोल रहा है द डैश shall carry out the duties in accordance with the provision of regulation under 2017 and of any order made there under with respect of the transport and use of explosive। सिंपल है, सवाल को मैं सिंपल कर देता हूं। सवाल को मैं एक बार और पढ़ता फिर सिंपल कर देता हूं। सवाल बोल रहा है द डैश shall be carry out his duties according to the provision of the regulation 2017। रेगुलेशन 2017 के अनुसार काम करने वाला वैसा, ठीक है, व्यक्ति कौन है जो क्या करेगा, एनी हु कैरी एनी ऑर्डर मेड देयर अंडर विथ रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। जो क्या करेगा, जो एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट और यूज करने में सक्षम होगा, जो करेगा, उस पद वाला आदमी को क्या कहेंगे? कौन सा पद का आदमी एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन और यूज करता है? विदाउट ऑप्शन आपको बताना है कि इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। ऐसा कौन सा पद का आदमी है जो एक्सप्लोसिव को क्या करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए वो जिम्मेवार है। ठीक है, क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका जवाब क्या हो जाएगा? शॉर्ट फायरर। क्या हो जाएगा? शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर क्या हो जाएगा? शॉर्ट फायरर। इसका करेक्ट क्या जवाब हो जाएगा? शॉर्ट फायरर। इसका बी ऑप्शन में शॉर्ट फायरर लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट फायरर हो जाएगा। तो शॉर्ट फायरर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम ना यही 20-30 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा, जो कि मुझे ठीक लगेगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तक पहुंचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द बेस्ट एक्सटिंग्विशर यू, ठीक है, यू द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्व लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ध्यान सुनो, द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। वर्ड क्या? लाइव। दो वर्ड आता है, लाइव एंड डाइड, लाइव एंड डेड, दो वर्ड होता है। ठीक है, लाइव एंड डेड। तो बोला है एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, जाके देखना। ठीक है, एक्सटिंग्विशर का मैं खोल के डेमोन्स्ट्रेशन देके अच्छे समझाया हूं कि एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है। पता नहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं। एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, उसको कैसे यूज करना मैं बताया हूं, उस वीडियो में मैंने इसका आंसर दिया है। तो जो एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा एक्सटिंग्विशर है? जो लाइव, डेड वाला नहीं बाबू, लाइव। आंसर क्या, सवाल क्या है? बोला एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए जो लाइव में दे। अब लाइव और डेड का मतलब क्या? लाइव और डेड का मतलब देखो मैं समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो बाबू कि मेरे पास क्या है, एक तार है। चलो मेरे पास एक चार्जर तार है ना। इस चार्जर तार को मैंने प्लग में लगा दिया, ये लाइव हो गया। अब इसको खोल लिया, डेड हो गया। समझ में? सिंपल बात क्या है, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं लाइव, और जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा उसको बोलेंगे डेड। हाई इलेक्ट्रिक ऑपरेटर, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? डेड। लेकिन इसको हम करंट प्लग के साथ जोड़ दिए, ठीक है, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गया तो वो क्या हो गया? लाइव हो गया। तो लाइव मतलब एनी apparatus थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा सबको लाइव बोलेंगे। तो लाइव, ठीक है, लाइव किसी में हो, किसी में लाइव, किसी में करंट पास हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है CO2 टाइप, फोम टाइप, वाटर CO2 टाइप, सोडा एसिड टाइप, या फिर CO टाइप। इसका जवाब क्या होगा? कोई मुझे बताए क्लास में से इसका जवाब क्या होना चाहिए, कौन सा टाइप का? तो कभी भी इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिक वर्ड आएगा ना, आप याद करो, मैंने एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर में पढ़ाया था। एक्सप्लोसिव वेन में दो तरह का एक्सटिंग्विशर होता है, एक इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और एक पेट्रोलियम फायर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल फायर है, यहां पर भी इलेक्ट्रिकल फायर है। सिंपल आंख मूंद के मारो, जो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल फायर में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल फायर में इस्तेमाल करते हैं CO2 प्रेशर टाइप। यहाँ पे तो प्रेशर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ CO2 लिखा हुआ है, तो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर आंसर हो गया मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ना, हमको लगता है ना कि मतलब मेरे नजर में, मतलब टोटल एग्जामिनेशन में मैंने इसको देखा है, कम से कम जितना एग्जाम है ना, सब एग्जाम में कॉमन रहा है। किसी किसी एग्जाम में लग रहा भूल भाल से छूट गया होगा, तो हर एग्जाम में है। क्वेश्चन नंबर 8 सुन लो, बोला है ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव shall not exceed the speed of a vehicle that transport the explosive, the speed shall not exceed of। जो व्हीकल जो एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, उसका स्पीड किससे ज्यादा नहीं होगा। स्पीड व्हीकल एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेशन ना, एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसका ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, सॉरी माफ करना 15,
और ऑप्शन डी में दिया है 30, ध्यान समझना, ठीक है। और ई में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, तो नन ऑफ दिस को तो मारो गोली। तो अब बताओ इन चारों में से सवाल जो पूछने वाला जो अधिकारी है वो किस ऑप्शन को सुचारू रूप से सही सोच रहा हो कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। जो बच्चा मेरे पास क्लास के वाक मुंद के मारेगा इसका, मारो कि नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 वाला आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 25 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 9 नंबर